हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम 29 अगस्त के द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे। तो चलिए देखते हैं आगे। सबसे पहली न्यूज़ है भारत के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं डीवाई चंद्रचूड़। उन्होंने कहा है कि आर्टिकल 35A है जो कि जम्मू कश्मीर से रिलेटेड था। उसने क्या किया है, आर्टिकल 35A डिनाइड मैनी इन जम्मू कश्मीर दियर बेसिक राइट। असल दोस्तों मुद्दा ये है कि 35A आर्टिकल के थ्रू सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर के जो रेजिडेंट्स थे उनको कुछ बेसिक राइट्स प्रोवाइड किए गए थे, जैसे प्रॉपर्टी से रिलेटेड राइट थे वो सिर्फ उनको प्रोवाइड किए थे, ना कि अदर इंडियंस जैसे कोई इंटरलैंड मतलब भारत के अंदर रहता हो, दूसरे दूसरे स्टेट के अंदर रहता हो तो उनको वो राइट प्रोवाइड नहीं थे, जैसे प्रॉपर्टी राइट हो गया। तो इसके कारण अब सीजीआई ने कहा है कि ये जो 35A आर्टिकल है इसने भारत के कई और जैसे जम्मू कश्मीर में दूसरे जो सिटीजन रहते हैं उनके बेसिक राइट क्या किया, उनको डिनाई किया है। ठीक है दोस्तों, आर्टिकल 3 मेक इट मैंडेटरी टू कंसल्ट स्टेट लेजिस्लेचर बिफोर अल्टरिंग द स्टेटस ऑफ ए स्टेट। ये दोस्तों एक पॉलिटी से रिलेटेड न्यूज है कि आर्टिकल 3 में इट इज मैंडेटरी, याद रखना ये चीज क्या है, मैंडेटरी टू कंसल्ट स्टेट लेजिस्लेचर। जब भी पार्लियामेंट किसी स्टेट की बाउंड्री यानी ज्योग्राफिकल बाउंड्री को, मान लीजिए ये बाउंड्री है या इसको कोई अल्टर इतना किसी और स्टेट को देना है, ऐसा कुछ चेंज करने वाली है, तो इस स्टेट की लेजिस्लेचर को एक बार कंसल्ट करना क्या है, मैंडेटरी अंडर आर्टिकल 3। ठीक है दोस्तों, और देखिए आगे क्या लिख रखा है, परमानेंट रेजिडेंट्स इस्ट वाइल स्टेट इंक्लूड पीपल हु आर हेरिडेटरी स्टेट सब्जेक्ट एज इन 1927 when जम्मू कश्मीर वाज ए प्रिंसली स्टेट। और दोस्तों इसमें डेफिनेशन दी गई है कि परमानेंट रेजिडेंट्स जम्मू एंड कश्मीर के परमानेंट रेजिडेंट्स कौन थे, जो 1927 में से वहां से लगातार निवास कर रहे हैं। ठीक है, अगली न्यूज देखते हैं, बैन ऑन प्रैक्टिस टेस्ट एट कोचिंग सेंटर इन कोटा। दोस्तों कल एक न्यूज आई थी कि कल एक दिन के अंदर विद इन वन डे 2 स्टूडेंट्स आफ्टर गिविंग टेस्ट आफ्टर टेस्ट, यानी आप समझ सकते हैं कि टेस्ट की बैड परफॉर्मेंस के कारण 2 स्टूडेंट ने क्या कर लिया है, सुसाइड कर लिया है। और जैसे ये मुद्दा आजकल ज़्यादा ही हाईलाइट में है क्योंकि विद इन वन ईयर मोर देन 100 स्टूडेंट्स सुसाइड। ठीक है दोस्तों, ये सिचुएशन दर्शाता है आज के कंपटीशन की। कंपटीशन कितना आजकल, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और बच्चा अपने परफॉर्मेंस को हर टेस्ट के अंदर मेजर करता है। यदि उसको किसी टेस्ट में कम अंक प्राप्त होते हैं तो वह उसके कारण डिप्रेशन में जा सकता है। और जैसे कोटा जैसी सिटी है, वहाँ पे स्टूडेंट का हब है, हम अपने आसपास चारों तरफ स्टूडेंट को ही देखते हैं और उनके साथ कंपटीशन इतना ज़्यादा होता है कि अब हम अपनी बैड परफॉर्मेंस को लेकर इतने ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं, बच्चे या तो डिप्रेशन में चले जाते हैं या कई बार एक्सट्रीम स्टेप यानी सुसाइड कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके लिए अब क्या किया है, वहाँ के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या किया है, कोचिंग सेंटर जो प्रैक्टिस टेस्ट हैं उनको क्या किया है, बैन कर दिया कुछ समय के लिए। और देखते हैं आगे क्या रहता है। और अगली न्यूज ये कि 2 सितंबर को भारत का अगला मिशन लॉन्च होने वाला, क्या नाम है, आदित्य आदित्य L1 स्टैंड फॉर लैग्रांज पॉइंट 1, आपको इसका पता ही होगा। और ये एक प्रज्ञान रोवर ने, जैसे ये इमेज है, ये यहाँ पे क्रेटर दिखाई दे रहा है, प्रज्ञान रोवर ने, और इनके टायर के निशान है, इन्होंने एक क्रेटर देखा है, इसकी इमेज डाल रखी है इन्होंने। ठीक है दोस्तों, और जैसे अपना ये अगला मिशन आएगा आदित्य L1, ये L1 पॉइंट है जो लैग्रांज 1 पॉइंट है, ये 1.5 मिलियन किलोमीटर अवे, यानी जितनी दूरी अब चंद्रयान 3 तय की है उससे कितनी गुना, 4 गुना दूरी और तय करेगा। और इसके टाइम कितना लगेगा, 120 दिन। 120 दिन के अंदर, जैसे अब ये चंद्रयान 3 अपना कब लॉन्च हुआ था, 14 जुलाई को 14 जुलाई को लॉन्च हुआ था और 23 अगस्त को इसने मून पे अपनी लैंडिंग कर ली थी। इसी तरीके से क्या होगा, जो L1 मिशन है, आदित्य L1 मिशन है, इसको टाइम लगेगा 120 डेज, यानी कितना हो गया, अराउंड 4 मंथ्स। ठीक है, इसका दोस्तों आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जनवरी के करीब, यानी जनवरी में अपने को न्यूज आएगी पहुंचा है या ना पहुंचा। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं, जलाभिषेक यात्रा कर्टेल।
दोस्तों कल एक विश्व हिंदू परिषद के जो प्रेसिडेंट हैं आलोक कुमार, उनको और 50 और अदर मेंबर को एंट्री दी गई है नो में, जहाँ पे राइट्स हो रहे हैं। वहां कोई सिचुएशन को देखते हुए धारा 144 वहां पे लागू कर दी गई है और 50 अदर शरणार्थियों को आलोक कुमार के साथ क्या इसकी इजाजत दी गई है, जलाभिषेक की इजाजत की गई है। वहीं 41 दूसरे पर्सन को क्या किया गया, प्रिवेंटिव कस्टडी में लिया गया है अदर डिस्ट्रिक्ट में, हरियाणा के अदर डिस्ट्रिक्ट में, मामले की गंभीरता को देखते हुए। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। और एक ये जजमेंट आई जिसको हम आगे भी देखेंगे, जिसमें पैनल ने कहा है कि 5000 क्यूसेक वाटर को तमिलनाडु के लिए रिलीज कर दिया जाए। आगे देखते हैं इस चीज को। और दोस्तों एक न्यूज है, एफआईआर रजिस्टर कर दी गई है एएलटी न्यूज के को फाउंडर मोहम्मद जुबैर, ये पहले भी काफी न्यूज में थे, इनके खिलाफ न्यूज कर दी है क्योंकि इन्होंने एक आइडेंटिटी रिवील कर दी थी, डिस्क्लोजिंग बॉयज आइडेंटिटी। दोस्तों मुद्दा क्या है, एक मुस्लिम बॉय को एक हिंदू लड़के ने क्या कर दिया था, स्लैप। ये कहा किसने था, ये कहा था उनकी टीचर मिसिस त्यागी, जिनको अरेस्ट कर लिया गया है। उन पे कई धारा जैसे 504 और ये 523 इन धाराओं के अंतर्गत उनको क्या कर दिया गया है, डिटेन कर लिया गया है, अरेस्ट कर लिया गया। ठीक है दोस्तों। और एक न्यूज ये है, चाइनाज न्यू मैप कीप इट्स टेरिटरी क्लेम, इसको हम आगे भी देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। एडी ऑफिशियल बुक्ड फॉर टेकिंग ब्राइब टू हेल्प एक्यूज्ड। ठीक है दोस्तों, इसमें जैसे इतना कैश मिला उनके पास, ईडी के ऑफिशियल के पास। ये दिल्ली में जो एक्साइज स्कैम था, एक्साइज स्कैम ऑफ दिल्ली, वहां के जो ईडी ऑफिसर है उनके पास इतना क्या मिला है, कैश मिला है। ये दोस्तों ये न्यूज कहाँ काम आ सकती है अपने यूपीएससी के लिए, कैसे इंपॉर्टेंट है। इसमें हम ईडी या किसी सेंट्रल एजेंसी की, हमको अगर उनके कुछ नेगेटिव पॉइंट बताना हो तो हम बता सकते हैं कि ब्राइबरी का केस है, जैसे दिल्ली एक्साइज में तो उनको इतना कैश मिला। हम ऐसे कुछ एग्जांपल नोट कर सकते हैं। आगे देखते हैं। ट्रैफिकर्स यूजिंग वुमेन एंड चिल्ड्रन फॉर स्मगलिंग ड्रग इनटू सिटी। ठीक है दोस्तों, अब ये एक न्यूज है, दिल्ली पुलिस ने अपना डाटा जारी किया जिसमें पता लगा कि महिलाओं को और बच्चों को इस्तेमाल किया जा रहा है ड्रग्स की सप्लाई के लिए सिटी में। ठीक है, ये ऐसे वल्नरेबल सेक्शन है, चिल्ड्रन एंड वोमेन, जिनको यूज किया जा रहा है ड्रग ट्रैफिकिंग के लिए। ड्रग ट्रैफिकिंग और इसके कारण होने वाले जो हेल्थ पे इश्यू हैं, उनमें वुमेन एंड चिल्ड्रन को नेगेटिव रूप से इस्तेमाल किया जा रहा है। आगे देखते हैं। आगे ये दोस्तों मैंने आपको बताया था कि 5000 क्यूसेक कावेरी वाटर टू तमिलनाडु, जो पैनल है उन्होंने रिकमेंडेशन दी है, देखते हैं मानते हैं ना मानते। आगे देखते हैं। अगला एक एडिटोरियल है, इसको मैं आपको ब्रीफली बता देता हूँ इसमें क्या इशू है। ये एम के नारायण सर द्वारा लिखा गया है, जो इंटेलिजेंस ब्यूरो के फॉर्मर डायरेक्टर हैं। इन्होंने इस एडिटोरियल में 3 इशू के बारे में बात की है। सबसे पहले इन्होंने बात की है मणिपुर वायलेंस, यानी नॉर्थ ईस्ट के बारे में, नॉर्थ ईस्ट रीजन के बारे में बात की है। दूसरा इन्होंने इसके बारे में की है नक्सलिज्म। ठीक है दोस्तों। थर्ड बात की इन्होंने पोलराइजेशन। ठीक है, और इनको कर्व करने के लिए इन्होंने कहा है कि ये जब कर्व होंगे तब अगला 2024 का जो इलेक्शन है स्मूथली कंडक्ट हो सकता है। ठीक है, आइए देखते हैं क्या क्या लिख रखा है। इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन अचीविंग सक्सेस, वी फोकस्ड ऑन एलिमिनेटिंग फेलियर। दोस्तों एक ही कोट है, हम चंद्रयान 3 का कोई क्वेश्चन आता है तो वहाँ यूज कर सकते हैं कि इन्होंने चंद्रयान 3 में क्या किया है। इन्होंने सक्सेस पे फोकस ना करके हमें बल्कि यूपीएससी के जो एस्पिरेंट है उनको भी यही करना चाहिए कि डू नॉट चेज सक्सेस, ट्राई टू ओवरकम योर फेलियर्स, then you will definitely be success in your dream.
इन्होंने कहा है कि इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन अचीविंग सक्सेस वी फोकस ऑन एलिमिनेटिंग फेलियर्स, दैट वाई वी आर एबल टू कंप्लीट आवर चंद्रयान 3 जर्नी। सेवरल डिस्परेट डेवलपमेंट जो भारत में अभी हो रही है, क्या क्या जो मैंने अभी आपको बताया था, ये मणिपुर इश्यू, नक्सलिज्म एंड पोलराइजेशन। देखते हैं आगे। इफ समवन if some of them are to place as elections approach, the nation could face a difficult situation। यदि इनमें से किसी भी कोई, जैसे मैंने आपको इन तीनों बताई है, ऊपर जो तीनों बताई हैं, इनमें से अगर तीनों अगर मिलके कुछ हो गया तो इस सिचुएशन को वर्स बना सकते हैं। जब सबसे पहले मणिपुर इशू डिस्कस किया इन्होंने, मणिपुर वाज बॉयल फॉर सेवरल वीक्स। एक्सपर्ट्स ने कहा है कि पोटेंशियल टू एनगल्फ द एंटायर, मतलब मणिपुर में इतना पोटेंशियल है कि वो पूरे नॉर्थ ईस्ट रीजन को एनगल्फ कर सकता है अपने वायलेंस के थ्रू। दे माइट वेल प्रोवोक ए प्रेरी फायर। प्रेरी फायर मतलब एक के बाद एक ऐसे, जैसे अब मणिपुर से इश्यू स्टार्ट हो गया तो चलते चलते दूसरे नॉर्थ ईस्ट स्टेट को भी कवर कर लेगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। An intricate web of tribal affiliation, for instance, went the Mijos of Mizoram with the Kukis Jomis of Manipur, apart from change of Myanmar and Kukichin of Bangladesh। असल दोस्तों कुछ ऐसे इशू हैं नॉर्थ ईस्ट रीजन में। इन्होंने पहले नॉर्थ ईस्ट रीजन के बारे में बताया कि उनमें जो ट्राइबल कम्युनिटी है उनके आपस में लिंक होते हैं। जैसे मैं बताया मिजो, कुकीज एंड चेंज ऑफ म्यांमार, उनके आपस में अच्छे लिंक है। इसी प्रकार से आगे इन्होंने असम के बारे में बताया। असम में जैसे हैं यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम, इंडिपेंडेंट एंड बोडो यूथ्स आर करंटली क्विसेंट एंड दे रिमेन एक्टिव जस्ट बिलो द सरफेस। ये अभी तो डोरमेंट सिचुएशन में, नाउ दे आर इन डोरमेंट स्टेज, बट दे कैन कम ऑन सरफेस एट एनी टाइम। अभी वे अंडरग्राउंड एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है, बिलो द सरफेस। जैसे एक ग्रुप ही है NSCN-IM, हम इसको यूज कर सकते हैं, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, जो नागालैंड बनाने के लिए, जो नागालैंड में नागा कम्युनिटी है वो नागालैंड बनाने के लिए तत्पर है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। दोस्तों अगली है इंटरलैंड, और जैसे इन्होंने पहला मुद्दा कवर कर लिया है मणिपुर और नॉर्थ ईस्ट रीजन का, अगला इन्होंने जो डिस्कस किया है वो नक्सलिज्म के बारे में। द माओइस्ट और नक्सलिज्म सेम थिंग। इन्होंने जैसे दंतेवाड़ा में और छत्तीसगढ़ में अटैक किया था, इन तारीख लेकर के इन्होंने। आगे देखते हैं। सिंस द लेट 2020 द मूवमेंट हैज बीन इन ए रिसर्जेंट मोड। पहले ये आप देख सकते हैं कि 2007 के बाद इनका एरिया और इनसे होने वाले जो एक्सट्रीम वायलेंस है, वायलेंस उनमें क्या आ गई थी, कमी आ गई थी। ठीक है, लेकिन 2020 के बाद इसमें क्या देखा गया है, एक उछाल देखा गया है। ठीक है दोस्तों, मर्जर एंड डिमर्जर एंड न्यू लीडरशिप पैटर्न्स हैव अल्टर्ड देयर प्रायोरिटीज। और दोस्तों इसमें क्या नक्सलिज्म में क्या मुद्दा है, इनके जो है ना लीडर्स वो बदलते रहते हैं। जैसे कोई एक, अगर कोई एक ग्रुप है जैसे NSCN-IM, ये ग्रुप पहले वाले ग्रुप से टूट के बना है। ठीक है, इसकी अलग प्रायोरिटी होगी और जो पहले ग्रुप था उसकी अलग प्रायोरिटी होगी, और इनकी जो लीडरशिप है उस पर भी डिपेंड करता है कि ये ग्रुप किस तरफ जाएगा आगे। ठीक है दोस्तों, इन्होंने आगे राइट विंग टेरर यानी इस्लामिक स्टेट ISIS के बारे में बात की है। ISIS, ठीक है, इनके बारे में इन्होंने क्या लिखा है कि 2019 के बाद ये भी अपने मेजर रिसर्जेंस दिखा रहा है, और इन्होंने रेगुलर सप्लाई ऑफ स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन्स, ये ISIS अभी क्या कर रहा है, इनकी कुछ एक्टिविटी देखी गई है कि ये वेपन्स को स्टोर कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, hence India's false sense of security created by the absence of a major terror attack for quite some time now will need to be revisited। ये हम कंक्लूजन में यूज कर सकते हैं कि भारत को, जैसे अभी फॉल्स सेंस ऑफ प्रायोरिटी, अभी भारत को लग रहा है कि सब कुछ सिचुएशन ओके है, लेकिन भारत को क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में, absence of major terror attack for quite some time now will need to be revisited। यदि भारत में काफी समय से कुछ नहीं हुआ तो इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ ओके है, हमें लगातार क्या रखनी चाहिए, विजिलेंस। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। Some reduction in the level of violence in Jammu and Kashmir of must not lead to an tyrannous
believe that the terror threat was reduced. Similar the case of जम्मू एंड कश्मीर, वहाँ पे जो वायलेंस के इंसिडेंट है वो कम हो गए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ पे वायलेंस बिल्कुल रुक चुका है, वो भी बिलो द सरफेस वर्किंग, बिलो सरफेस। ठीक है दोस्तों। और अगला मुद्दा इन्होंने कहा है पोलराइजेशन के बारे में, यानी जो भी हरियाणा के 9 में हुआ और महाराष्ट्र में जो दंगे हुए थे उनके बारे में कहा है कि जो है कम्युनिटी के बीच में दरार बढ़ती जा रही है हिंदू और मुस्लिम के बीच में, जिसके कारण कम्युनल राइट्स हो रहे हैं। ठीक है दोस्तों। फ्यू इंस्टांसेस ऑफ राइट्स आर डेलिबरेटेड, और जैसे जो आगे जांच में पाया गया, जैसे अब हरियाणा के 9 में जो हुए थे दंगे उनमें पाया गया है कि कुछ क्षण ऐसे होते हैं, कुछ वायलेंस के जो राइट्स होते हैं उनमें डेलिबरेट एक्शन पाया गया है, यानी उनके पीछे किसी न किसी ग्रुप का हाथ होता है, यानी कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई ना कोई और ग्रुप, उनका डेलिबरेट एक्शन होता है जिसके कारण ये दंगे होते हैं। ठीक है दोस्तों। और एक नया मुद्दा ये भी है कि कम्युनल वायलेंस उन एरिया में भी फैल रहा है जो बिल्कुल शांत माने जाते थे। पहले क्या होती थी, वहाँ पे पीस होती थी, लेकिन अब वो किसकी ओर बढ़ रहे हैं, वायलेंस की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है दोस्तों। इंडियाज करंट इमेज एज ए क्वेश्चन ऑफ डेमोक्रेटिक वर्च्यूज, भारत की अभी इमेज क्या है कि भारत डेमोक्रेटिक वर्च्यूज को बनाए हुए है, भारत में डेमोक्रेसी है और ह्यूमन राइट्स का अच्छी तरह से ख्याल रखा जाता है। लेकिन अगर ऐसे ही मुद्दे जैसे पोलराइजेशन, नक्सलिज्म ऐसे बढ़ते रहे तो इस इमेज को क्या लग सकता है, झटका लग सकता है। पीस कैन नॉट बी टेकन फॉर ग्रांटेड। ठीक है दोस्तों। देयर आर मेनी थ्रेट्स बट दे आर इन डोरमेंट बट नॉट एलिमिनेटेड। ठीक है दोस्तों। एटर्नल विजिलेंस इज द प्राइस ऑफ लिबर्टी, और एक मुद्दा दोस्तों ये भी है, अगर ज्यादा विजिलेंस हो जाएगी ना तो उसके बदले में हमें क्या करना होगा, प्राइस ऑफ लिबर्टी, हमारी लिबर्टी के ऊपर क्या होगा, और लिबर्टी का एक प्राइस पे करना होगा, हमें लिबर्टी का प्राइस पे करना होगा अगर ज्यादा विजिलेंस होगी। लेकिन उसी के थ्रू हम सक्सेसफुली कंडक्ट कर सकते हैं, आगे आने वाले 2024 में जो इलेक्शन है उनको सक्सेसफुली कंडक्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। अगली न्यूज है दोस्तों, द प्रॉब्लम्स विद द प्राइम मिनिस्टर्स इकोनॉमिक क्लेम्स। ठीक है दोस्तों, इसमें बताता हूँ मैं आपको क्या है, इनमें क्या क्या प्रॉब्लम। प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा है कि भारत 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनने वाला है। ठीक है। अगले कार्यकाल यानी प्रधानमंत्री का जो 3rd टर्म होगा उसके अंदर वो क्या बन जाएंगे, भारत क्या बन जाएगा, 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगा। ठीक है दोस्तों। लेकिन इसमें कुछ मुद्दे पाए गए हैं, जैसे इसमें कुछ प्रॉब्लम है। पहले क्या है कि प्रधानमंत्री मोदी ने क्या किया है, नॉमिनल टर्म में यूज किया है। नॉमिनल यानी करंट इन्फ्लेशन। यदि इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो तो भारत कब का 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएगा। ठीक है दोस्तों। हमको क्या यूज करना चाहिए, रियल, नॉट नॉमिनल जीडीपी, बट वी शुड यूज रियल जीडीपी। यानी वर्ल्ड बैंक और IMF ये भी क्या यूज करते हैं, रियल जीडीपी का यूज करते हैं फॉर कंपैरिजन। इज इंटरनेशनल एजेंसीज यूज रियल जीडीपी फॉर कंपैरिजन बिटवीन कंट्रीज इकोनॉमी। ठीक है दोस्तों। और दूसरा मुद्दा इन्होंने बताया है, द इंटरनेशनल कंपैरिजन बिटवीन नेशनल जीडीपी एस्टिमेट्स गेट फर्दर कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज ऑफ एक्सचेंज रेट कन्वर्जन। अब देखिए दोस्तों, जैसे भारत का लक्ष्य क्या है, 5 ट्रिलियन। ठीक है दोस्तों। इसमें क्या है, ये डॉलर में रिप्रेजेंटेशन है। जैसे अब भारत का 1 रुपीज इज इक्वल टू $18, $1 इज इक्वल टू 18 रुपीज। अब दोस्तों मान लीजिए आगे ये हो जाता है $1 इज इक्वल टू 100 रुपीज, तो क्या हो जाएगा, जीडीपी में भी वैसे कैलकुलेशन पे इफेक्ट जाएगा, क्योंकि भारत की जीडीपी कुछ और होगी और उसको अगर डॉलर में दर्शाया जाएगा तो उसके आंकड़े कुछ और होंगे। ठीक है दोस्तों। जैसे इसमें आंकड़ा दिया गया है, भारत जैसे नॉमिनल, इन टर्म ऑफ नॉमिनल प्राइसेस आवर इकोनॉमी इज 3.39 ट्रिलियन इन 2022, बट इन रियल टर्म वी आर जस्ट 3 ट्रिलियन। ठीक है दोस्तों, इतना गैप आ जाता है नॉमिनल और रियल में। और हम जैसे परचेजिंग पावर पैरिटी यानी खरीदने की क्षमता के हिसाब से भारत कौन सी इकोनॉमी है, 3rd।
ठीक है दोस्तों, भारत ने जैसे 2005 में जर्मनी को और 2009 में जापान को सरपास करके थर्ड पोजीशन हासिल की थी इन टर्म ऑफ ट्रिपल पी। आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों मुद्दा क्या है कि कुछ मीडिया आउटलेट्स ने क्या किया है, ओपन एआई यानी चैट जीपीटी की एक्सेस को चैट जीपीटी को उनकी एक्सेस उनके कंटेंट को एक्सेस करने से क्या कर दिया है, बैन कर दिया है। यानी चैट जीपीटी अब उनके कंटेंट को एक्सेस नहीं कर सकता है। क्योंकि इसमें मुद्दा क्या है दोस्तों, जैसे कोई मीडिया है, मीडिया हाउस है कोई, वो कोई न्यूज बनाता है, लेकिन चैट जीपीटी थ्रू गूगल सर्च इट कैन यूज दिस कंटेंट। अब लोग ज्यादा चैट जीपीटी का यूज करेंगे तो डायरेक्टली वो इस पे ना जाकर सीधा चैट जीपीटी जाएंगे, जिसके कारण उनके सब्सक्राइबर कम हो रहे हैं, उनकी ट्रैफिक यानी पर्सन उसमें कम जा रहे हैं और उनको ना ही कोई रिवेन्यू प्राप्त हो रहा है, बल्कि उनको रिवेन्यू का लॉस हो रहा है। बट ऑन द अदर हैंड द पर्सन यूजिंग चैट जीपीटी आर गेनिंग इन टर्म ऑफ इकोनॉमी यानी उनको इन टर्म ऑफ इकोनॉमी फायदा हो रहा है। आगे देखते हैं। अगला मुद्दा दोस्तों, वाई वाज WFI सस्पेंडेड बाई, ये वही दोस्तों पुराना घिसा पिटा मुद्दा है कि वर्ल्ड फेडरेशन रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को सस्पेंड कर दिया फॉर नॉट कंडक्टिंग फेयरली इलेक्शन ज्यादा टाइम से कंडक्ट ना करने के कारण इसको क्या कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया। आगे देखते हैं। आगे दोस्तों ये है कि चाइना ने अपना एक नया ऑफिशियल मैप किया है, जिसमें इन्होंने किस किस को इंक्लूड किया है। साइचिन सेकंड अरुणाचल प्रदेश दो ये भारत के एरिए हैं, इनको इंक्लूड किया है अपने न्यू मैप में। ठीक है दोस्तों, इसका एक कारण ये है कि भारत अपनी जो G20 की मीटिंग है वो अरुणाचल प्रदेश में भी कंडक्ट करा रहा है, जिसका चाइना ने विरोध किया था। आगे देखते हैं। ये एक फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, जो सेंसस है, सेंसस एक्ट ऑफ 1948, ये किसके द्वारा करवाई जाती है, सेंटर के द्वारा करवाई जाती है। ये किसी स्टेट की प्रायोरिटी या उनका एक अधिकार नहीं होता, ये सेंटर के हक में होता है। ये जो उनकी एंट्री 69 है उसके थ्रू सेंटर कंडक्ट करा सकता है किसी भी सेंसस को, ना कि स्टेट। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। एट रोजगार मेला कल मोदी जी ने क्या किया है, 51,000 अपॉइंटमेंट लेटर प्रदान किए हैं बेरोजगारों को, रोजगार मेला नाम दिया गया है। आगे देखते हैं। पुतिन इन्फॉर्म, ये अगली न्यूज है कि राष्ट्रपति पुतिन G20 को अटेंड नहीं करेंगे, उनकी जगह फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लैवरोव है वो अटेंड करेंगे। आगे देखते हैं। कोटा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन स्टॉप कोचिंग सेंटर फ्रॉम कंडक्टिंग प्रैक्टिस टेस्ट। ये जैसे मैंने आपको पहले बताया था वही है, जो टेस्ट हैं प्रैक्टिस टेस्ट उनको कंडक्ट करने क्या कर दिया गया है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने बैन कर दिया। आगे देखते हैं। ये यूएसए से रिलेटेड न्यूज है। यूएसए में क्या कर दिया गया है, फोर मार्च की डेट रख दी गई है। जो 2020 में जो इलेक्शन हुए थे उनका सबवर्जन कर दिया गया था किसके द्वारा, जिसमें तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का हाथ पाया गया। उनके लिए जो ट्रायल होगा वो मार्च 4 को होगा, लेकिन उसी तारीख को क्या होगा, रिपब्लिकन अपना एक कैंडिडेट चुनेंगे। रिपब्लिकन पार्टी है वो अपना एक कैंडिडेट चुनेंगे उसी तारीख को, जिनका क्या नाम है, सुपर ट्यूजडे। आगे देखते हैं। फ्रांस ने अबायस को बैन कर दिया, जैसे मुस्लिम वुमेन पहनती हैं, इसको क्या कर दिया है, अपने स्कूल्स में बैन कर दिया है। आगे देखते हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ नॉट ए पेनिसिया, India's growing population can boost labor force but not enough to make economy stronger। लेकिन ये कंपल्सरी नहीं है कि अगर किसी देश की पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है तो उसकी इकोनॉमी भी ग्रोथ करेगी। दिस इज नॉट कंपल्सरी। वाई, पहला ये है कि पॉपुलेशन में स्किल है या नहीं, स्किल, हेल्थ, एजुकेशन, अगर आप इन तीनों को प्रायोरिटी देंगे तभी हम क्या कर सकते हैं, डेमोग्राफिक डिविडेंड को
अच्छी तरह से रीड कर सकते हैं। इसमें एक मुद्दा ये भी है कि जेंडर डिस्पैरिटी, यानी महिलाओं को, वुमेन को कम प्रायोरिटी दी जाती है किस चीज में, स्किल में, हेल्थ में, एजुकेशन। ठीक है, इन्होंने मोदी जी ने जैसे अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इन तीनों मुद्दों को अगर अच्छे से इस्तेमाल किया जाए तभी हम डेमोग्राफिक डिविडेंड को अच्छी तरह से रीड कर सकते हैं। आगे देखते हैं अगली न्यूज है स्पोर्ट्स से रिलेटेड। वी आर हैप्पी टू टॉप स्पोर्ट वंस डोमिनेटेड बाय यूरोपियन। नदीम, जो पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं नदीम और भारत के जो खिलाड़ी हैं नीरज चोपड़ा, इन्होंने क्या किया है, अभी जैवलिन थ्रो में फर्स्ट एंड सेकंड पोजीशन प्राप्त की है, जो पहले यूरोपियन को प्राप्त होती थी। ठीक है दोस्तों, अच्छी न्यूज है। आगे देखते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, बाय।